ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव 2023-24 का आज IIM जम्मू से प्रारंभ किया जाना जम्मू कश्मीर प्रशासन की इन्वायरमेंट तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। 2020 में मुझे याद है श्रीनगर में ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव के लॉन्च के दौरान एक बात हम सबने तय की थी। इस अभियान की गंभीरता को देखते हुए इसकी शुरुआत हर वर्ष जम्मू कश्मीर में स्थापित किसी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से की जाएगी और इसी क्रम में 2021 में IIT जम्मू तथा 2022 में एम्स विजयपुर से इसका शुभारंभ किया गया था और आज ये पड़ाव IIM जम्मू तक पहुंचा है। इस वर्ष के अगर पिछले 230 दिनों को आप गौर से देखेंगे तो देश के अलग अलग हिस्सों में कम से कम 110 दिन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के बीते हैं। इस दौरान दुनिया के अन्य देशों ने 1 जनवरी से लेकर 19 अगस्त के बीच 80% दिनों तक एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का सामना किया है। हमारे पड़ोस के राज्य, मेरे पूर्व भी डॉक्टर सहाय ने जिक्र किया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में भी इसका असर हम देख रहे हैं। जिन परिवारों को असहनीय मुश्किलों और कष्टों का सामना करना पड़ा है, मैं उन सभी परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। इस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से आजकल जितने भी ऑनलाइन सर्वे हो रहे हैं उसमें 60% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि विश्व की सबसे पहली प्रायोरिटी क्लाइमेट चेंज के असर को कम करना हो गई। इस वर्ष मार्च और अप्रैल हीट वेव, जनवरी और अप्रैल में स्टॉर्म की वजह से भी लोगों की राय में एकता पैदा हुई, समाज में एनवायरनमेंट को लेकर जागरूकता आई और लोगों को भी एहसास हो रहा है कि यू कैन टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड बट नॉट द नेचर। एक पुरानी कहावत भी आप सबने सुनी है, गॉड फॉरगिव्स ऑलवेज, मैन फॉरगिव्स समटाइम बट नेचर नेवर फॉरगिव्स। और आज इस पुरानी कहावत के दंश को पूरी मानवता महसूस कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने बहुत तरक्की की, विज्ञान ने अनेक अन्वेषण, साइंस ने अनेक इन्वेंशन किए, समुदाय समृद्ध हुआ, धन संपदा बढ़ी, लेकिन ये भी हकीकत है कि दूसरी तरफ प्रकृति की, नेचर की धन संपदा कम होती गई। इस वर्ष 17 मई को विश्व मौसम संस्थान ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था। जिज्ञासावश मैं उसे देख रहा था और उसमें एक लाइन थी जिस पर मेरी नज़र गई। उस रिपोर्ट में लिखा है कि अगले 1 दशक में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है और 2023 से 2027 के बीच प्रकृति का विकराल स्वरूप देखने को मिल सकता है। आप ये कतई न सोचें कि ये बातें मैं आपको डराने के लिए कह रहा हूं, बल्कि आज हमें समझने की आवश्यकता है कि अगर अब हम अपने प्राकृतिक तंत्र, अपने इकोलॉजी को सशक्त बनाने और समृद्ध बनाने का प्रयास हमने नहीं किया तो मुझे लगता है कि स्वयं के अस्तित्व को खतरा पैदा हो सकता है। और इसलिए मेरा आग्रह होगा कि अपने इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को पुनर्जीवित करने के लिए आज से अधिक तत्काल आवश्यकता कभी महसूस नहीं की गई। हालांकि हमारे पूर्वजों ने, हमारी परंपरा ने, हमारी संस्कृति ने हमें चेताया था और एक मंत्र भी दिया था कि डेवलपमेंट और प्रकृति का पोषण साथ साथ चलना चाहिए, क्योंकि इंसान और प्रकृति ये अलग अलग नहीं है और बिना प्रकृति के इंसान की कल्पना मैं समझता हूँ ये बेमानी है। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी ये बातें किताबों में रह गई। वी फॉरगॉट दैट ह्यूमन एंड नेचर पार्टनरशिप इज द ओनली ट्रू पार्टनरशिप इन दिस वर्ल्ड एंड इट स्टार्टेड when the first species were born.
वी फॉरगॉट दैट द सोर्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज नेचर। खुद सोचिए, इंसान के जीवन में बाकी पार्टनरशिप बाद में आती है। पैदा होते ही सबसे पहला पार्टनर पेड़ पौधा ही होता है। आप मेरे साथ बता रहे थे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ उसे प्रयोग में लाता है और आपको हमको ऑक्सीजन देता है। आप ऑक्सीजन लेते हैं जो आपके खून को साफ करता है और सुनिश्चित करता है कि हम सब स्वस्थ रहें। आप प्रकृति को तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी जहर दे रहे हैं, लेकिन बदले में उससे आपको जीवन मिल रहा है। ऐसा निस्वार्थ संबंध या मैं कहूं कि पार्टनरशिप किसी दूसरे रिश्ते में मिल नहीं सकता है। पेड़ और इंसान दोनों एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते और इसलिए हमारे वेदों में भी अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में कामना की गई कि ऊंचे नीचे पहाड़ों और तरह तरह के अनेक पेड़ पौधों और वनस्पतियों से संपन्न यह पृथ्वी समस्त मानवता और उसकी संपूर्ण विविधता का इस तरह से पोषण करे जिससे वे एक दूसरे के विकास में सहायक बनकर पूर्ण तादात्म्य से समृद्धि की ओर बढ़ें। और रामचरितमानस जब गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा तो उसमें भी उन्होंने कहा कि सरिता सब पुनीत जल बहहीं, खग मृग मधुप सुखी सब रहें। ये सब इस बात का प्रमाण है, विकास के साथ प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा हमारे समाज, हमारी संस्कृति के डीएनए में रही है और अब समय आ गया है कि भविष्य में होने वाली तरक्की को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन दोनों को साथ साथ बढ़ावा दिया जाए। आज इस कार्यक्रम में विद्यार्थी स्टूडेंट भी मौजूद हैं। मैं उनसे जरूर कहना चाहूँगा कि 1975 के पहले ग्लोबल वार्मिंग तथा क्लाइमेट चेंज जैसे शब्द चर्चा में नहीं थे, लेकिन आज बाकायदा स्कूल, कॉलेज, कॉन्फ्रेंस इन सब में सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की चर्चा हो रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि कहीं न कहीं प्रकृति के साथ हमारे संबंध पूर्ववत नहीं रहे, प्रभावित हुए। जो तारतम्य बना हुआ था, जो रिश्ता, जो पार्टनरशिप थी, उसमें दरार आई। इस बात को जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी संवेदनशीलता से पहचानता है और पिछले, जैसा बताया गया, 3-4 वर्षों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीतियों को महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में लेकर के काम किया गया है। मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कई वर्षों के अथक प्रयासों से हमारा फॉरेस्ट और ग्रीन कवर लगभग 55% है, जबकि नेशनल एवरेज 24.56% है। पूरी सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ एनवायरनमेंट को समय रहते दुरुस्त करना, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कोशिश भी हो रही है। जागरूकता अभियानों में समाज को भी एहसास दिलाया जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों पर उसका जो अधिकार है वो अस्थायी है, टेम्पररी है। अगर हमने सस्टेनेबल लिविंग की दिशा में कदम नहीं बढ़ाया तो एनवायरनमेंट को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई बहुत मुश्किल से हो पाएगी। और मुझे खुशी है कि इस अभियान में सरकारी विभाग, शिक्षण संस्थाएं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, आर्मी, केंद्रीय सुरक्षा बलों, पंचायती राज संस्थाओं का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। पिछले 3 वर्षों में अभी जैसा बताया गया 4 करोड़ सैपलिंग का प्लांटेशन किया गया है और ये भी अभी PCCF साहब ने बताया कि उसमें से 60% से ज़्यादा पौधे हम बचा पा रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष का लक्ष्य 1,75,00,000 पौधे को लगाना है। ये हम सबके लिए संतोष की बात है कि जहाँ अनेक राज्यों और यहाँ तक कि दुनिया के अनेक स्थानों पर नई चुनौतियाँ आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर टीम भावना से अपनी प्राकृतिक संपदा को बचाने और उसे मजबूत करके आने वाली पीढ़ी के प्रति अपने दायित्व का भली भांति निर्वहन करने की कोशिश कर रहा है। आजकल अनेक शोध, रिसर्च इस बात को कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की चुनौती को रोकने और बायोडाइवर्सिटी के नुकसान को कम करने के लिए अगले 5 साल का जो समय है ये सबसे ज़्यादा महत्व का है। और अगर हम अगले 5 सालों में
इकोलॉजी को रिस्टोर करने से चूक गए तो आने वाले समय में कम से कम 1 मिलियन प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि जब तक बायोडाइवर्सिटी मजबूत है तब तक वह समाज के लिए धन का भी स्रोत है और स्वास्थ्य का भी स्रोत है, लेकिन उसे होने वाला नुकसान हमारे विकास तथा क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए गांवों में ग्रीन एसेट तैयार करने का आह्वान 3 साल पहले किया गया था। इसके पीछे प्राकृतिक संरक्षण के साथ एक अन्य कारण भी था कि जम्मू कश्मीर वुड इंडस्ट्रीज की जरूरतों के लिए सालाना 500-600 करोड़ रुपए के वुड्स का हम आयात दूसरे राज्यों से कर रहे हैं, यानी इंपोर्ट कर रहे हैं। और इसलिए किसान भाइयों से भी आग्रह हम सबने किया था कि हर मेड़ पर पेड़ आप लगाएं, क्योंकि ये भविष्य में यही आपकी संपदा होगी। इस दिशा में मुझे बताया गया है कि एक अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास वन विभाग ने किया है। प्लांटेशन ड्राइव की रफ्तार को बढ़ाया गया है तथा मेडिसिनल प्लांट के लिए भी पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। सभी पंचायतों में इस तरह के अभियान का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि इस प्राकृतिक संपदा से अभी आपने देखा कि विलेज फंड में भी पैसा आना शुरू हो गया है। और मैं एक पंचायत को तो देख रहा था कि 45 लाख रुपए का चेक मिला। अब ग्रामीण विकास विभाग, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जैसा जितना पैसा दे रहा है, मुझे लगता है उतना ही पैसा वन विभाग दे रहा है। तो उस पंचायत की तो चांदी ही चांदी है। और सरपंच साहिबा से मैं कहना चाहता हूँ या सरपंच साहब से, इस पैसे का सदुपयोग जनता के कामों में भी हो और फिर से इसका री इन्वेस्टमेंट पेड़ लगाने में हो, ताकि अगली बार 45 लाख से ज़्यादा आपको इसी मंच से फिर से मिल सके। मुझे लगता है कि इसका भी उसमें ध्यान रखने की जरूरत है। पिछले वर्ष भी अनेक पंचायतों को 28 पंचायतों को चेक सौंपे गए थे। हर गांव हरियाली, वन बीट गार्ड वन विलेज प्रोग्राम, वन से जल, जल से जीवन, पेड़ लगाओ बेटी के नाम, अनेक कार्यक्रम इस तरह के चले हैं। और ये सभी कार्यक्रम जन भागीदारी पर ही निर्भर करते हैं। मैं नागरिकों, जनप्रतिनिधियों से इन सभी अभियानों में विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वे बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी करें। ग्रीन इंडस्ट्रीज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ इंडस्ट्रियल एस्टेट के आसपास प्लांटेशन ड्राइव की योजना तय की गई है। एक सराहनीय कदम है और मैं समझता हूं कि प्राकृतिक संरक्षण के संकल्प में यह एक रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करेगा। आजकल अनेक कॉन्फ्रेंस से नई बातें, नए तथ्य निकल कर आते हैं, हमें उसका भी स्वागत करना चाहिए। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि हजारों वर्ष पूर्व हमें जो सिखाया गया है, जिस विजन को समाज के सामने रखा गया है, वह सभी प्रकार की चुनौतियों से निपटने में सहायक है। भगवत गीता का एक श्लोक है, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम। भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। और यह भाव हमें पेड़ों के प्रति सम्मान के लिए प्रेरित करता है। अगर हम इस विजन को साथ लेकर चलते हैं, जिस सस्टेनेबल लिविंग की चर्चा हो रही है, उसकी संवेदनशीलता को हर एक नागरिक समझ सकेगा। जंगलों पर निर्भर समुदाय का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा और क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ेगी। मुझे बताया गया है कि नगर वन स्कीम के तहत 17 नगर वन का शहरों और कस्बों के नज़दीक विकास किया जा रहा है, ताकि अर्बन एरियाज में ग्रीन कवर बढ़ाया जा सके, नागरिकों की क्वालिटी लिविंग सुनिश्चित की जा सके। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर्तमान में 38 पार्कों की देखभाल कर रहा है जो अर्बन एरियाज के आसपास हैं, और आने वाले समय में डिपार्टमेंट ये सुनिश्चित करेगा कि सभी अर्बन लोकल बॉडीज में नगर वन स्थापित किए जाएं, जिससे अर्बनाइजेशन से आने वाली चुनौतियों को कम किया जा सके। ये भी मुझे बताया गया है कि जम्मू तथा श्रीनगर में 10 लाख सैपलिंग वितरित किए जाने की योजना है, जिससे इन दोनों शहरों की बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल लिविंग के संकल्प को साकार करने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।
सभी शहरों कस्बों के लिए ग्रीन कवर की वृद्धि, हेल्दियर कम्युनिटी का निर्माण, ये हमारी प्राथमिकता में शामिल है। आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर विकास के लिए फॉरेस्ट लैंड का उपयोग हो रहा है तो उसकी भरपाई के लिए, जैसा साय साहब ने कहा कि वैसे तो दुगुना करना चाहिए, लेकिन ये 2 कदम आगे बढ़ के 4 गुना करने का इन्होंने सोचा है। मैं बधाई देता हूँ साय साहब को, उनकी पूरी टीम को। खुद उन्होंने बताया कि जम्मू 80 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड पर विकसित किया जा रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के इसी वर्ष कैंपस के आसपास 10,000 पेड़ लगाने का फैसला इन लोगों ने किया है। मुझे लगता है कि सभी के सामूहिक प्रयासों से ऐसा काम IIM जम्मू में होना चाहिए कि अब इसे हम ग्रीन कैंपस के नाम से जानें पूरी तरह से। साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी को लक्ष्य बनाकर देश विदेश के इंस्टीट्यूशंस की तरह आसपास के कुछ गांवों में भी ये अभियान IIM जम्मू चला सकता है। IIM जम्मू को, ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज पूरे देश में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में सोलर पावर को उपयोग में लाने की दिशा में काफ़ी अहम काम हुआ है और इस जरिए कैंपस में कार्बन फुटप्रिंट में कमी भी लाई जा रही। IIM जम्मू भी उस दिशा में प्रयास कर रहा है और मैं समझता हूं कि पर्यावरण के बढ़ते असंतुलन को रोकने में आपकी ये मुहिम मदद कर सकती है। एक दूसरी पहल बायोडाइजेस्टर लगाने की भी हो सकती है ताकि कैंपस के कचरे को कैंपस की एनर्जी में ही तब्दील कर दिया जाए। और अगर IIM जैसे संस्थान इस काम को नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ जम्मू शहर के विद्यालयों से अपेक्षा हम नहीं कर सकते। ये जो हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर ये लीड लेकर के इस तरह का काम शुरू करेंगे तो बाकी हमारे जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो भी आपसे प्रेरणा लेकर के इन कामों को अपने हाथ में लेंगे। कैंपस को आर्थिक लाभ के साथ इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बनाने की दिशा में भी ये मदद करेगा। इसके अलावा निकट भविष्य में कैंपस में बायोडाइवर्सिटी पार्क लगाने का विचार किया जा सकता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अगर IIM चाहे तो मेडिसिनल प्लांट को अपने गार्डन में लगा सकता है। देश के अनेक शिक्षण संस्थाओं में इस तरह का काम हो रहा है और छात्रों को भी इनके बारे में जानकारी इससे मिलती है, प्रेरणा मिलती है। कैंपस के विद्यार्थी को महीने में 1 दिन ग्राम पंचायत, महिला संगठनों, अर्बन लोकल बॉडी द्वारा चलाए जा रहे अभियान से क्या हम जोड़ सकते हैं, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है, जिससे गांवों के प्राकृतिक संसाधन की गुणवत्ता और मात्रा में तो सुधार आएगा ही, वहाँ के स्थानीय नागरिकों को भी प्रेरणा मिलेगी कि IIM में पढ़ने वाला विद्यार्थी देश के दूसरे हिस्से से आया है और वो जब आकर के हमारे गांव में हमारे अभियान की गति के लिए समय दे रहा है तो मैं समझता हूँ कि उससे एक प्रेरणा मिलेगी। प्रोफेसर साय साहब से मैंने ये 2-3 आग्रह किया है। एक, मुझे लगता है कि अन्य शिक्षण संस्थाएं अगर IIM जम्मू इस पहल को अपने हाथ में ले, ये ग्रीन कैंपस कमेटी आप गठित करें और जिस प्रकार यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का एनुअल प्लान बनता है उसी तरह IIM जम्मू का एनुअल ग्रीन कैंपस प्लान अगर आप बनाते हैं और उस हिसाब से प्लांटेशन, ग्रीन लैंडस्केप सुनिश्चित की जा सके, इसमें कोई बजट की भी अलग से आवश्यकता नहीं है। तो एक मॉडल अगर आप तय करते हैं तो मुझे लगता है कि इस मॉडल को बाकी शिक्षण संस्थाओं में रिप्लिकेट करने की हम सब मिलकर के कोशिश करेंगे। हायर एजुकेशन को भी कहा जा सकता है, लेकिन मेरा निवेदन होगा IIM जम्मू के निदेशक महोदय, डायरेक्टर साहब से, फैकल्टी मेंबर से, या आप इस मामले में लीड दीजिए ताकि बाकी के हमारे जो संस्थान हैं वो भी इस दिशा में आगे बढ़ सकें। और मैं मानता हूं कि इस तरह की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में, बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अगर शुरू हो जाती है तो उसमें अधिक से अधिक विद्यार्थी जब भागीदार बनेगा तो जिस जन भागीदारी की चर्चा हो रही, मुझे लगता है कि उसको भी बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मित्रों, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना करने के लिए सामूहिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। अभी मेयर साहब ने बताया कि उन्होंने जम्मू
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अभियान शुरू किया है। मैं सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों से, म्यूनिसिपल कमेटी, पंचायत और नागरिकों से भी मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि ये वन जो है या पौधा लगाना केवल पर्यावरण नहीं बचाने वाला है, आपकी फूड सिक्योरिटी की गारंटी भी इसी में छिपी हुई है। चुनौती के साथ प्रकृति को वापस उसकी संपदा लौटाने का ये बड़ा अवसर है। मुझे उम्मीद है कि ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव इस दिशा में समाज को ठोस एवं सुखद परिणाम देगा। मैं श्री धीरज गुप्ता जी, जग्गी साहब और उनकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद और बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो हमारी स्थिति है उससे हम बेहतर स्थिति बना सकेंगे। मीडिया के साथी मेरे साथ दो बात मैं और कह देता हूं, वो आज के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। मैं कल यहाँ आया था, कुछ लोग मुझे मिले थे, दो बातों की बड़ी चर्चा हुई। एक, कोई टोल प्लाजा है, पुल टूट जाने से लोगों को कठिनाई हो रही है। तो मैंने कल ही चेयरमैन NHAI को कहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि 2-3 दिनों के अंदर इस हफ्ते में उसका समाधान करा दिया जाएगा। डिविजनल कमिश्नर ने कल मुझे बताया, कई डेलीगेशंस मिले कि ये प्रीपेड मीटर को लेकर के लोगों के मन में तकलीफ है। कल हमने श्रीनगर में बैठक बुलाई है। मैं एक बात का भरोसा देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर प्रशासन जनता के विरोध में कोई काम करे, ये संभव नहीं। लेकिन लोगों को भी एक बात समझनी चाहिए कि पिछले 4 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए भारत सरकार से कर्ज लेकर के जम्मू कश्मीर के नागरिकों को बिजली दी गई। कैपेसिटी एगमेंटेशन, हमारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो एगमेंटेशन हुआ है, जिससे हम इस स्थिति में हुए कि अगर बिजली रहे तो 24 घंटे हम दे सकते, उसमें भी हमने लगभग 17,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं भारत सरकार से मदद लेकर। तो मेरा केवल एक निवेदन है, हम संवेदनशील प्रशासन की तरह हर नागरिक, हर उपभोक्ता की कठिनाई समझना चाहते हैं, उसका समाधान करना चाहते हैं। लेकिन जो समर्थवान लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, जो भुगतान कर सकते हैं, अगर वो भुगतान नहीं करेंगे तो ये व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चलाई जा सकती। किसी को शिकायत है कि मीटर में रीडिंग ज़्यादा आ रही है, ऐसी व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे कि शिकायत को दूर किया जाए। किसी को लगता है कि साहब इसके कारण हमें कठिनाई हो रही है, तो निश्चित रूप से इसका समाधान हम करेंगे। लेकिन ये मानसिकता भी हमें बनानी पड़ेगी, जब भी कोई सुधार होगा तो कोई न कोई तर्क गढ़ा जाएगा, ये उचित नहीं है, इससे हम अच्छी सुविधाएं नहीं ले सकते। अगर हमको सर्विसेज चाहिए तो ये पूरी दुनिया में देश में चलन है कि उसका पेमेंट हमें करना है। अब जो सबसे देश या दुनिया में अच्छे गैजेट्स उपलब्ध हैं वो बड़ी संख्या में दिख रहे हैं, उनका भुगतान करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन बिजली के भुगतान में क्योंकि वो सरकार दे रही है, इस मनोवृत्ति से भी आप बाहर निकलें। और मेयर साहब से, चुने हुए जनप्रतिनिधियों से, जो सरपंच साहब लोग, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जो समर्थ हैं, सक्षम हैं, वो बिजली का भुगतान करें। जहां तक गरीबों की बात है, अगर सब लोग भुगतान करेंगे तो गरीबों की चिंता या उनके लिए जो करना होगा वो जम्मू कश्मीर प्रशासन जरूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।